हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक व्यवहार के सामाजिक एवं अनार्थिक निर्धारण। देखिए, किसी भी देश के आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने में अनेक कारणें भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे उस देश की प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और उस देश की पूंजी कितनी थी, उस हिसाब से भी पूंजी और अधिक बढ़ती और घटती है। तकनीकी ज्ञान कि उस देश में किस तरह से तकनीकी ज्ञान है, वो भी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में कार्य करती हैं। और फिर संगठन, देखिए कई संगठन होते हैं सभी देशों में। आप संगठन कर सकते हैं, जैसे कि सभी धर्मों के अलग अलग प्रवचनकर्ताओं को ले ले, या फिर किसी अनेक संस्थाएं भी आजकल बनी हुई हैं जो मोटिवेशन वगैरह करती हैं, जिनसे बहुत लोग जुड़ी हुए रहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो वो जिस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, लोग उसी तरह से अपने आर्थिक व्यवस्था में कार्य करते हैं, अपने जीवन में कार्य करते हैं। और कई ऐसे हैं, जैसे राजनीतिक गतिविधियां भी आर्थिक व्यवस्था और उस देश के बढ़ाने में कार्य करती हैं। और विकास की इच्छा भी, देखिए किसी भी समाज में जब विकास की इच्छा बहुत प्रचुर मात्रा में उभरती है तो कहीं ना कहीं विकास करते हैं। जैसे आज की हमारे देश की पीढ़ी में ये इच्छा जागृत हुई है। और सामाजिक संस्थाएं, परंपराएं एवं व्यवहार, देखिए किसी भी देश में परंपराएं और वो उस परंपरा के अंतर्गत जो व्यवहार है, वो भी कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में अपना सहयोग देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ इस तरह से काम करती हैं, जैसे कि अगर कोई भी देश में किसी भी चीज़ की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति हो रही है, तो दूसरे देश से जब वो मिला जुला हुआ है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, तो इससे क्या होता है, उसे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। तो इससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है देश की। तो इस तरह से ये अनेक कारणें हैं जो आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक व्यवहार केवल ये नहीं है कि आर्थिक तत्वों पर ही निर्भर है, यानी कि किसी पूंजी पर ही निर्भर रहती है, बल्कि गैर आर्थिक घटकों पर भी आधारित होती हैं। जैसे कि ये गैर जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो संस्थाएं बहुत सारे आप ले सकते हैं, जो प्रवचन करता है कहीं ना कहीं वो भी हैं, वो दिशा दिखाती है कि आपको ऐसे मार्ग पे चलना है, ये कार्य करना है। तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था भी आती है। अगर उनका जो मार्गदर्शन करना है वो कहीं ना कहीं पूंजी को अर्जित करना और फिर बच्चों को और अच्छा बेहतर करना, अगर ये ऐसे बातों को कहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उसी दिशा में जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में प्राकृतिक संसाधन की अगर बहुत बहुलता भी हो और मानव शक्ति भी प्रचुर मात्रा में हो, जैसे हमारे देश में इस समय है, और पर्याप्त पूंजी भी हो, तकनीकी ज्ञान भी हो, लेकिन इन सभी के बावजूद भी अगर देश के लोगों में ये भावना जागृत हो कि हम भौतिक सुविधाओं को ज़्यादा नहीं लेंगे, ज़्यादा धनराशि अर्जित नहीं करना है, हमें अपनी व्यवस्था जो हमारी परिस्थिति है उसे ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना है, हम जैसे हैं वैसे हैं, अगर ये सब इच्छा रहे तो क्या आर्थिक स्थिति बढ़ेगी? कभी नहीं। उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरह से किसी भी देश के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ की जो लोग हैं उनमें ये भावना उत्पन्न हो कि हमें अपना जो वातावरण है या अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है उसे बहुत ही मजबूत करना है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगी, उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। आर्थिक विकास के लिए ये आवश्यक है कि लोगों में हमेशा जो प्रगति करने की इच्छा है वो बनी रहे। उनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक और राजनीतिक और वैधानिक जो संस्थाएं हैं वो इनमें कहीं ना कहीं से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जब क्रियाशील रहेगी, तभी उस देश के लोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा इच्छुक लगे हुए रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि किसी भी देश की जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में है, ज्ञान भी प्रचुर मात्रा में है और वहाँ की पूंजी भी अच्छी खासी है, लेकिन अगर वहाँ के लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं, कर्मठ नहीं है, तो उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवहार के जो सामाजिक और अनार्थिक निर्धारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इन चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे पहले पॉइंट में हम समझेंगे सामाजिक संस्थाएं। कोई भी एक संस्था कई लोगों को आपस में बांधे हुए होती है और वो जिस तरह से बताती है कि आपको ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता ऐसी बनती जाती हैं कि उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो इस तरह से संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि अगर वो संस्थाएं आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रेरित करें तो कहीं ना कहीं लोग आर्थिक व्यवस्था के प्रति जागरूक होंगे। और दूसरे पॉइंट में है
धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। देखिए, इसके लिए तो कई समाजशास्त्रियों ने कह सकते हैं कि शोध किए और उन्होंने अपने अपने मत को रखा। जैसे कि हम मैक्स वेबर के मत को पहले समझते हैं। उन्होंने गहन अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी समाज की धार्मिक विचारधारा का उसकी आर्थिक व्यवस्था और उसकी संरचना पर गहन प्रभाव पड़ता है। वहीं समाजशास्त्री वेबर ने संसार के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया और कहा कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही ऐसी विशेषता लिए हुए था जिसके कारण यूरोप में आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। और वहीं भारत एक आध्यात्मिक देश है और इसमें भौतिक सुख सुविधा को बहुत ही निम्न समझा जाता है, उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए कहीं न कहीं भारत के आर्थिक विकास की जो धीमी गति है इसी कारण से है। तो इस तरह से किसी भी देश की धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में। और तीसरे पॉइंट में जाति प्रथा है। देखिए, जाति प्रथा भी लोगों के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जाति प्रथा श्रम की गतिशीलता में बाधक रही हैं। एक व्यक्ति को अपना जातिगत व्यवसाय करने की जो छूट होती थी, इसने भी कहीं न कहीं आर्थिक व्यवस्था को रोके रखा है। यदि वह किसी अन्य जाति के व्यवसाय में अधिक निपुण है और फिर वो करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता था, जिसके कारण कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति जो थी वो मंद बनी हुई होती। इस प्रकार जाति प्रथा ने श्रमिकों की कुशलता और गतिशीलता में बाधक का काम किया, जिसके कारण कहीं न कहीं खास करके हमारा भारतीय देश पीछे और धीमी गति से कार्य कर रहा। इसी प्रकार से संयुक्त परिवार, देखिए संयुक्त परिवार प्रणाली भी आर्थिक विकास और लोगों के आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और अनेक व्यक्ति खाते हैं। इससे क्या होती है कि यानी जो कार्य है, उसकी जो काम करने की जो इच्छा है वो कहीं न कहीं घटती है परिवार में। इसलिए कहीं न कहीं संयुक्त परिवार ने आर्थिक विकास के लिए एक अवरुद्ध का कार्य किया है। और 5वें पॉइंट में समाजशास्त्रियों ने स्त्रियों की स्थिति को रखा है। देखिए, समाज में स्त्रियों को कहीं न कहीं बहुत ही निम्न स्तर पर रखा गया आर्थिक स्थिति के कारण, और कहीं और उनकी ऐसी दशा बनाई गई थी कि वो दूसरों पर निर्भर होती थीं। इससे क्या हुआ कि समाज में स्त्रियों की दिया गया जो स्थान था वो कहीं न कहीं आर्थिक विकास और व्यवहार से जुड़ा हुआ था। यदि स्त्रियां शिक्षित हैं तो श्रम शक्ति में शामिल होने की इच्छुक होती हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, और कुशल श्रमिक के रूप में वे आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में भी अपना योगदान दे सकती हैं। इसके स्थान पर यदि स्त्री का उत्पादन कार्य में सहयोग नहीं होगा, वो केवल दूसरों के भरोसे घर में ही पड़ी रहेंगी, तो इससे क्या होगा कि राष्ट्र की आधी श्रम शक्ति को आर्थिक विकास में सहयोग देने का मौका नहीं मिलेगा, और जिससे देश की आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं विकसित नहीं हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। 6ठे पॉइंट में समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को रखा है। किसी भी समाज की संरचना उसके आर्थिक विकास के लिए कहीं न कहीं प्रभावशाली कार्य करती है। इसी तरह से 7वें पॉइंट में समाजशास्त्रियों ने मूल्य व्यवस्था को रखा। देखिए, किसी भी समाज की मूल्य व्यवस्था भी आर्थिक विकास एवं व्यवहार के घनिष्ठ रूप में संबंधित होती है, क्योंकि समाज में मानव व्यवहार इन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही निर्मित होती है। जैसे परंपरागत मूल्य नवीन मूल्यों को अपनाने में बाधक होती हैं। आप अगर मैं इसे और स्पष्ट तरीके से कहूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है, घूंघट लेके चलने की प्रथा है, तो आसपास अगर किसी कारण से मुझे कोई कार्य करने को मिल गया और मैं अगर मुंह ढक के न जाऊँ तो लोग मुझे काफ़ी बातें बोलेंगे, जिससे मैं निराश होऊंगी और फिर उस कार्य को मैं करना नहीं चाहूँगी। इस तरह से कई सामाजिक मूल्य व्यवस्थाएं भी होती हैं जो आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में या घटाने में अपना योगदान देती हैं। 8वें पॉइंट में है प्रथाएं और परंपराएं। देखिए, इस दृष्टि में तो मैं पहले भारत के बारे में ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि भारत में ही पर्दा प्रथा, दास प्रथा, परंपरागत भूधारणा, व्यवसाय और आर्थिक उत्तराधिकार के नियम आदि लागू हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। रूढ़ियों गतिविधियों ने कहीं न कहीं बाधा का काम किया है देश के लिए। भारत की पिछड़े सामाजिक वातावरण को देखते हुए कई विद्वानों ने ये कहा कि यहाँ पे आर्थिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी रूढ़िगत रीतियाँ और भाग्यवादिता और अकर्मण्यता जो परिवार में पाई जाती थी वो है। क्योंकि संयुक्त परिवार में अकर्मण्यता बहुत थी, कोई एक व्यक्ति कमा रहा है और बहुत लोग उसके आश्रय बैठे हुए हैं। ये अंधविश्वास ने भी बहुत ही कहीं न कहीं देश को पीछे रखने में कार्य किया है।
और इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूढ़िवादिताएँ जो परंपराएँ हैं और जो भाग्यवादिता है कि जो मेरे भाग्य में होगा वो तो होगा ही, और उसके मतलब खुद आगे ना बढ़ना, सिर्फ भाग्य पे छोड़ देना, ये भी कहीं न कहीं भारत के पिछड़ेपन का बहुत ही बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो पीछे रही है।